कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद उसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाना शुरू किया और मनोहर जी को खुद से बुलाने उनके कमरे में गई, क्योंकि वो जानती थी कि फिलहाल मनोहर जी का खाने का मन नहीं होगा, लेकिन उनका खाना खाना बहुत ज़रूरी था। उनका हाथ पकड़कर वो उन्हें बाहर की तरफ लेकर आई और तभी उसकी नज़र राजवेंद्र पर गई, जो डाइनिंग टेबल की तरफ ही आ रहा था। फिलहाल वो दूर से ही इतना थका हुआ लग रहा था कि चंदा का मन कर रहा था पहले जाए और जाकर उसके चेहरे का पसीना साफ करे, उसे पानी पिलाए। राजवेंद्र आगे की तरफ आया तो चंदा ने झट से पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। राजवेंद्र ने हल्का सा मुस्कुराकर वो गिलास अपने हाथ में लिया और पूरा पी गया। अब वो डाइनिंग टेबल पर बैठा और बोला, अगर रूम में जाता तो लेट हो जाता और फिर अकेले खाना खाने का मज़ा नहीं आता। आपके साथ ही खाना खाऊंगा मैं बाबा। ये बोलते हुए उसने मनोहर जी की तरफ देखा तो मनोहर जी हल्का सा मुस्कुराए। चंदा ने उन दोनों को खाना परोसना शुरू किया और फिर खुद भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। फिलहाल उसके दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन राजवेंद्र चंदा की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल शांत होकर सब कुछ किए जा रही थी। उसकी भी कितनी एक्सपेक्टेंस होगी कि शादी के बाद उसे खुशियां मिलेगी, लेकिन फिलहाल तक राजवेंद्र की तरफ से उसे कोई खुशी नहीं मिली थी। लेकिन उसने सोच लिया था कि आज वो चंदा को अपने प्यार से भर देगा। वो उसकी तरफ देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट देखकर चंदा भी शर्माए जा रही थी। चंदा इस वक्त किचन में थी। सबका डिनर हो गया था। चंदा बस किचन समेटने के लिए ही किचन में आई थी। काम तो सारा दासियां कर रही थी। हालांकि अगर वो वहां पर नहीं भी रहती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चंदा को चैन नहीं पड़ता था जब तक वो अपनी आंखों से सब काम अच्छे से होते हुए ना देख ले। राजवीर के मरने के बाद उसके दोस्तों को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था और ममता जी तो पहले ही हिरासत में थी, तो अब महल में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इंसान नहीं था, सिवाय एक मीना को छोड़कर। पर उसका भी चंदा ने हल सोच लिया था और आज वो इस बारे में राजवेंद्र से बात करने भी वाली थी। एक दासी चंदा के सामने आकर खड़ी हुई और अपना चेहरा हल्का सा झुकाकर बोली, माफ़ कीजिएगा रानी साहिबा, आपके सामने बोल रही हूँ, लेकिन मन किया तो खुद को रोक नहीं पाई। आप यहाँ से जा सकती हैं। हम लोग किचन का काम अच्छे से संभाल लेंगे। राजा साहब आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। जब आज वो खाना खा रहे थे तो उनकी आंखों में आपके लिए बेहद प्रेम नज़र आ रहा था। आप उनसे और ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइए और उनके पास चली जाइए। चंदा मुस्कुराई और बोली, ठीक है मैं जाती हूँ, आप ये सब देख लीजिएगा। ये बोलकर अब वो मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकली। अभी वो अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि धानी उसके सामने आकर खड़ी हुई और अपना चेहरा झुकाकर बोली, क्या मैं आपके और राजा साहब के लिए दूध ले आऊं? चंदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहली बात तो तुम्हें ये सर झुकाकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी तुमसे बहुत बार बोल चुकी हूँ। और दूसरी बात, एक काम करो, जाओ 1 गिलास दूध ले आओ। धानी ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और मंद मंद मुस्कुराने लगी, तो चंदा ने उसे घूर कर देखा। अब धानी की हंसी छूट गई और वो तुरंत किचन की तरफ बढ़ गई। चंदा का चेहरा पहले ही शर्म से लाल हो गया था और अब तो उसे कमरे में आने में भी आफत आ रही थी। जैसे तैसे वो अपने कमरे में पहुंची और उसकी नज़र राजवेंद्र पर गई, जो वहां सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था। चंदा ने बिल्कुल नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहा, कितनी गर्मी हो रही है ना राजा साहब। ये बोलते हुए वो अपने क्लोजेट की तरफ आई। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं इतनी गर्मी तो नहीं हो रही, लगता है तुम बाहर से आई हो तो तुम्हें लग रही है। एसी तो अच्छे से चल रहा है, अगर कमरे में 10-15 मिनट रहोगी तो गर्मी नहीं लगेगी। चंदा झट से बोली, लेकिन 10-15 मिनट मुझसे इंतज़ार नहीं होगा राजा साहब, मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आई है। मैं बस अभी नहाकर आती हूँ, फिर आराम से सोऊंगी। ये बोलकर वो अपने हाथ से अपना पसीना साफ करते हुए वॉशरूम में चली गई। उसे कोई गर्मी नहीं लग रही थी। वो बस राजवेंद्र को बताना चाहती थी कि वो नहाकर बस सीधा सोने वाली है
और राजवेंद्र अब वॉशरूम के दरवाजे की तरफ अपनी तिरछी नज़रों से देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, जैसे मैं तुम्हें सोने दूंगा। पिछले इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था मैं इस दिन का, और जब ये दिन आया तो तुम कह रही हो कि तुम्हें सोना है। रुको तुम्हें तो मैं अच्छे से सुलाऊंगा। ये बोलकर वो चंदा के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा था। तकरीबन 10 मिनट बाद चंदा वॉशरूम से बाहर निकली और टॉवेल को बालकनी में सुखाने के बाद वो सीधा बेड पर आकर लेट गई। उसने एक नज़र भी राजवेंद्र की तरफ देखा तक नहीं था कि कहीं राजवेंद्र नज़रों ही नज़रों में उसे कुछ ऐसा वैसा ना कह दे। वो बिस्तर पर लेटी और अपनी आंखें बंद कर सोने की एक्टिंग करने लगी। लेकिन तकरीबन 5 मिनट बीत गए थे और अब उसे हैरानी और परेशानी दोनों ही होने लगी थी, क्योंकि अभी तक राजवेंद्र उसके पास नहीं आया था। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि राजवेंद्र उसके पास आए, लेकिन वो ये भी तो नहीं चाहती थी कि राजवेंद्र उससे दूर रहे। पहले वो खुद ही उससे बचना चाहती थी और अब वो खुद ही परेशान हो रही थी कि राजवेंद्र आखिर उसके पास आया क्यों नहीं। अब उसने राजवेंद्र की तरफ करवट ली और फिर हल्का सा अपनी आंखों को खोला तो अगले ही पल वो एकदम शॉक्ड रह गई। उसे तो पता भी नहीं चला कब राजवेंद्र उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया था। उसका चेहरा हल्का सा चंदा के ऊपर झुका हुआ था। वो अब उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? चंदा एक पल के लिए तो जैसे सांस लेना भी भूल गई थी। वो हड़बड़ाती हुई बोली, बेचैन? मैं तो कोई बेचैन नहीं हो रही। राजवेंद्र अब उसके चेहरे पर थोड़ा और ज़्यादा झुका और बोला, लेकिन लग तो बेचैन रही हो। अगर कहो तो इन बेचैनियों को थोड़ा करार दे दूं। ये बोलते हुए अब उसने चंदा के पेट पर अपना हाथ रख दिया तो चंदा की सांसें थोड़ी गहरी हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई और अब राजवेंद्र उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तुम्हारी खामोशी मुझे तुम्हारा जवाब क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारी खामोशी तुम्हारी तरफ से हाँ का जवाब है? चंदा अब कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बोलना हाँ चाहती थी, लेकिन शर्म के मारे हाँ भी नहीं बोल पा रही थी, और ना कहना तो अब जैसे उसके लिए बहुत दूर की बात हो गई थी। वो बस यूं ही लेटी रही और अब राजवेंद्र ने उसने लबों को उसके गाल पर रख दिया था। उसका हाथ खुद ब खुद राजवेंद्र के सिर पर आ गया था और वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी थी। राजवेंद्र को भी अब और क्या चाहिए था? वो उसके लबों की तरफ आया, लेकिन राजवेंद्र ने उन्हें छुआ नहीं, बल्कि उन पर अपना अंगूठा रखकर उन्हें हल्का सा रब करते हुए बोला, नींद आई है तुम्हें? ये बोलते हुए वो चंदा के चेहरे को गौर से देख रहा था। चंदा के चेहरे का रंग उड़ गया। भला अब वो कैसे ही सो सकती थी, लेकिन राजवेंद्र ने तो उसके जवाब का इंतजार ही नहीं किया। वो पीछे की तरफ हटते हुए बोला, ठीक है, तुम सो जाओ। वैसे भी मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, तो मैं पहले वो काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा। ये बोलकर वो बिस्तर से उठने लगा। चंदा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा, कितना टाइम लगेगा आपको अपना ज़रूरी काम खत्म करने में? राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। चंदा अब उसके प्यार के लिए तड़प रही थी, ये उसके चेहरे पर ही झलक रहा था। वो थोड़ा भाव खाते हुए बोला, 1 घंटा तो लग जाएगा। चंदा के चेहरे पर मायूसी झलकने लगी, लेकिन उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, ठीक है, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, फिर दोनों एक साथ ही सोएंगे। मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही, तो मैं आपका इंतज़ार कर लेती हूँ। राजवेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराकर बिस्तर से उठा और सोफे पर आकर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया था, लेकिन अब उसने दोबारा अपना लैपटॉप ऑन किया और यूं ही उस पर इधर उधर की चीज़ें चलाने लगा। वहीं बिस्तर पर लेटी हुई चंदा इधर उधर करवट ले रही थी। उसे राजवेंद्र के बिस्तर पर जाने का इंतज़ार था, लेकिन कम वक्त 10 मिनट भी वो इंतज़ार नहीं कर पाई और अपनी जगह से उठकर राजवेंद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। राजवेंद्र उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, क्या हुआ रानी साहिबा, आप यहाँ क्यों आ गईं? उसके मुंह से अपने लिए रानी साहिबा सुनकर चंदा का दिल और भी ज़्यादा ज़ोरों से धड़कने लगा। वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, बस कीजिए ना, और कितना काम करेंगे राजा साहब, चलिए ना, चलकर सो जाते हैं। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लेकिन तुम पहले अकेले भी तो सोने गई थी ना चंदा, तो क्या हुआ, अब तुम्हें नींद नहीं आ रही?
उसके सवाल पर चंदा ने अपना चेहरा नामे हिला दिया। राजवेंद्र मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो क्या चाहिए? चंदा अपनी इंटेंस वॉइस में बोली, अपने राजा साहब का प्यार। राजवेंद्र अब थोड़ा इतरा कर बोला, तो फिर पहले सोने की बात क्यों की? चंदा अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाकर बोले, डर लग रहा था। राजवेंद्र ने अब उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, क्यों? चंदा के पास अब कोई जवाब नहीं था और राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए दोबारा बोला, अपने राजा साहब के प्यार से डर लग रहा था। चंदा ने अपनी नज़रें झुकाकर कहा, नहीं, डर इस बात से लग रहा था कि कहीं अब एक बार फिर से मुझे ये प्यार मिले और फिर दूसरे ही पल कहीं ये प्यार मुझसे दूर ना चला जाए, क्योंकि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी राजा साहब, मैं तो मर ही जाऊंगी। राजवेंद्र ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, खबरदार अगर आइंदा से ऐसा कुछ कहा तो। चंदा का दिल जोरों से धक धक करने लगा और अब राजवेंद्र की उंगली उसके होठों से हटी और अगले ही पल राजवेंद्र ने उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। चंद्रा ने अपनी बाहें राजवेंद्र की पीठ और उसकी गर्दन पर लपेट दी थी और राजवेंद्र ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। राजा साहब, आप सिर्फ मेरे हैं, आपके प्यार पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि इस बार मैं ना ही आपके बचपन की कोई सखी हूँ और ना ही वो जो एक बार आपने मुझसे कहा था। इस बार मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ राजा साहब, मुझ पर आपका पूरा हक है। राजवेंद्र उसके चेहरे की तरफ आया और बोला, तुम सिर्फ मेरी अर्धांगिनी नहीं हो चंदा, तुम तो मेरी रानी साहिबा हो। बेशक से पूरा जयपुर मेरे सामने सर झुकाता है, लेकिन तुम वो हो जिसके सामने ये राजवेंद्र सिसोदिया अपना सर झुकाता है। ये बोलते हुए उसने सच में अपना चेहरा हल्का सा झुकाया हुआ था और चंदा को अपने आगोश में भर लिया। राजवेंद्र ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा ली थी। वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को अपना सब कुछ समर्पण कर रहे थे। एक बार फिर से वो दोनों प्यार के उन लम्हों को जी रहे थे जो उनके बरसों के इंतज़ार के बाद आया था। सुबह होने तक वो यूं ही एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे थे और फिर सुबह के तकरीबन 4 बजे राजवेंद्र ने चंदा को अच्छे से अपनी बाहों में भरा और फिर उसे प्यार से सुला दिया। आज वो खुद भी सुकून भरी नींद सोने वाला था। हालांकि वो जानता था कि ममता जी जेल में चुप नहीं रहेंगी, वो कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करेंगी और अगर कोई उनका साथ दे सकता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स है। लेकिन उसके लिए भी राजवेंद्र ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वो अब किसी भी तरह चंदा पर या फिर राजमहल पर कोई आँच नहीं आने देने वाला था। और अब सुबह के वक्त तकरीबन 8 बजे चंदा की आंखें खुली और वो हड़बड़ाते हुए बिस्तर पर उठकर बैठी। वो परेशान होते हुए बोली, हे भगवान, 8 बज गए। मुझे तो 7 से पहले ही मंदिर में दिया जलाना होता है, लेकिन आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। एक तो मेरा बदन इतना दर्द कर रहा है, पर कोई बात नहीं, गर्म पानी से नहाऊंगी तो सही हो जाएगा। ये बोलकर वो बिस्तर से उठने लगी, लेकिन फिर राजवेंद्र का हाथ जो उसके हाथ में था उसकी वजह से वो रुक गई। राजवेंद्र को देखकर वो जैसे अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो एक बार फिर से परेशान और बेचैन होते हुए बोली, हे महादेव, क्या करूं? अपने राजा साहब को छोड़कर जाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ फर्ज भी हैं जो निभाने हैं। पर आधा घंटा दे दीजिए राजा साहब, जल्दी से मंदिर में दिया जलाकर वापस आपके पास आ जाऊंगी, फिर आपको प्यार से उठाऊंगी। ये बोलकर वो राजवेंद्र के चेहरे पर झुकी और फिर उसे प्यार से चूमकर वॉशरूम में चली गई। तकरीबन 15 मिनट बाद ही वो वॉशरूम से निकली और फिर जल्दी से अपनी मांग में सिंदूर भरा और माथे पर एक बिंदी लगाकर बालों का जोड़ा बनाते हुए वो सीधा मंदिर में चली गई। मंदिर आकर उसने पहले पूजा की और फिर किचन में गई। उसे अपने राजा साहब के लिए चाय बनानी थी। किचन में आकर उसने पहले मनोहर जी के लिए चाय भिजवाई और फिर जल्दी से राजवेंद्र के लिए भी चाय लेकर रूम में आ गई। राजवेंद्र अभी भी आराम से सोया हुआ था। चंदा के बाल अभी कुछ हद तक गीले थे। वो राजवेंद्र के बिल्कुल पास आकर बैठी और अपने गीलों बालों को उसके चेहरे पर चलाने लगी। तो राजवेंद्र ने अपनी आंखों को खोला और बोला,
इससे ज़्यादा अच्छी सुबह की शुरुआत हो ही नहीं सकती रानी साहिबा। अब तो मैं आपसे सच में यही करूँगा कि जब भी आप सुबह मुझे उठाएं तो ऐसे ही उठाएं। चंदा तुरंत बोली, वो तो ठीक है, लेकिन ये आप मुझे आप कहकर मत बुलाइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मुझे रानी साहिबा भी मत कहिए, मुझे आप चंदा कहकर बुलाइए। जो एहसास अपने राजा साहब की चंदा होने में है ना, वो राजा साहब की रानी साहिबा होने में भी नहीं है। इसलिए आप मुझे चंदा कहकर ही पुकारिए। राजवेंद्र ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, जैसा आपका हुक्म। चंदा ने अब उसे घूर कर देखा तो राजवेंद्र हंसा। चंदा अब थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। राजवेंद्र कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मुझे मेरी सुबह की शुरुआत किसी और तरह से करनी है। वो राजवेंद्र की बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन वो खुद के एहसास दबाते हुए बोली, चुपचाप चाय पी लीजिए राजा साहब, वरना चाय ठंडी हो जाएगी, फिर चाय पीने का मज़ा भी नहीं आएगा। ये बोलकर वो वहाँ से उठने लगे। राजवेंद्र ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारे राजा साहब तुमसे कुछ कह रहे हैं चंदा, तुम उनकी बात समझ नहीं रही या फिर समझना नहीं चाहती। जैसे ही उसने कहा, चंदा का दिल जोरों से धड़क उठा। एक पल के लिए वो राजवेंद्र की किसी बात को इनकार भी कर दे, लेकिन जब वो इस तरह पूरे हक से कुछ कहता था तो चंदा कहाँ मना कर पाती थी। उसने धीरे से अपना चेहरा राजवेंद्र के चेहरे पर झुकाया और अगले ही पल अपनी आंखों को बंद कर लिया। राजवेंद्र ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और फिर उसकी बोलती बंद कर दी। चंदा ने भी खुद को पूरी तरह उसे सौंप दिया था। उसे लग रहा था कि शायद राजवेंद्र उसे सिर्फ किस करेगा, लेकिन यहाँ राजवेंद्र के इरादे कुछ और थे। जो चाय चंदा लेकर आई थी वो सच में ठंडी होने वाली थी, क्योंकि गर्माहट का एहसास तो अब राजवेंद्र चंदा को देने वाला था। चंदा एक पल के लिए उसे रोकते हुए बोली, थोड़ी देर में नाश्ते का वक्त होने वाला है राजा साहब। राजवेंद्र उसका हाथ ऊपर की तरफ लगाते हुए बोला, लेकिन आज मैं नाश्ते में कुछ और खाने वाला हूँ चंदा, और अब तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। बीबी हो तुम मेरी, और तुम्हें पता है ना बीबियाँ अपने पति को कैसे खुश रखती हैं। उसकी इस बात पर चंदा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। चंदा ने उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। सुबह के 11 बजे राजवेंद्र ने अब मुस्कुराते हुए चंदा की तरफ देखा और बोला, आई लव यू चंदा। चंदा शर्मा गई। उसने राजवेंद्र के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, अब बस कीजिए राजा साहब, 11 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। आज ना ही आप नाश्ते के लिए गए और ना ही मैं। कितना अजीब लग रहा होगा सबको, सब हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। राजवेंद्र अब उसकी बगल में लेटा हुआ था और मुस्कुराते हुए बोला, सोच रहे होंगे कि राजा साहब तो अब अपनी रानी साहिबा को छोड़ ही नहीं रहे हैं। कितना प्यार करते हैं राजा साहब अपनी चंदा से। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका। चंदा ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी और बोली, नज़र मत लगा दीजिएगा, ये प्यार मुझे ज़िंदगी भर के लिए चाहिए, और सिर्फ इसी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म के लिए चाहिए। मुझे मेरे राजा साहब यूं ही हर जन्म में अपने पति के तौर पर चाहिए। ये बोलते हुए वो बहुत ही प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। राजवेंद्र उसकी गर्दन पर हल्का सा किस करते हुए बोला, पहले इस जन्म में तो मेरा प्यार अच्छे से ले लो, अगले जन्म की डील हम बाद में करेंगे। चंदा अब तुरंत ऊपर की तरफ उठी। राजवेंद्र ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या है, उठ क्यों गई। चंदा ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि अब मैं यहाँ पर और ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। नाश्ते के लिए तो हम बाहर नहीं गए, लेकिन खाने की तैयारी तो मुझे देखनी होगी ना राजा साहब। राजवेंद्र ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, क्या है, तुम भूल क्यों जाती हो कि अब तुम कोई दासी नहीं हो चंदा, तुम इस महल की रानी साहिबा हो। तुम्हें ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने राजा साहब को खुश रखो, इसके अलावा तुम्हें और किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अब एक बार फिर से मदहोशी से भरती जा रही थी। चंदा हैरानी से बोली, क्या हुआ है आपको राजा साहब, अब एक बार फिर से मुझे आपके इरादे नेक नहीं लग रहे। राजवेंद्र हंसा और बोला, इतनी खूबसूरत बीबी हो और फिर भी एक इंसान अपने इरादे नेक रखे, ऐसा हो भी कैसे सकता है। चंदा अब उसके सीने पर हल्का सा अपना हाथ मारा और बोली,
ठीक है, इरादे नेक नहीं रखना मत रखिए, लेकिन थोड़ा सा खुद को संयम में रखिए, क्योंकि अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। एक तो पहले ही आपने मुझे इतनी देर करवा दी और ऊपर से अब भी आप मुझे छोड़ नहीं रहे, लेकिन अब मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो बिस्तर से उठी और क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाले और तुरंत वॉशरूम में चली गई। राजवेंद्र बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसे चंदा पर हंसी भी आ रही थी और बहुत सारा प्यार भी। अभी चंदा को वॉशरूम में आए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और राजवेंद्र अंदर की तरफ आया। उसे अंदर आते हुए देख चंदा हैरान थी। चंदा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, क्या है राजा साहब, आप जानते हैं ना बाथरूम में मैं हूँ, तो आप यहाँ पर क्यों आए? राजवेंद्र आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने सावर रोमांस के बारे में सुना है क्या? चंदा मुंह बनाते हुए बोली, अब ये क्या होता है? राजवेंद्र उसके बिल्कुल करीब आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अभी जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो। राजवेंद्र के चेहरे की तरफ चंदा देखते हुए बोली, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना राजा साहब? राजवेंद्र ने उसे पीछे दीवार से लगाया और बोला, अभी तो मैंने तुम्हें परेशान किया ही नहीं, परेशान तो मैं तुम्हें हमारे हनीमून पर करने वाला हूँ। हनीमून का जिक्र सुनकर ही चंदा की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत बोली, हम हनीमून पर जाएंगे क्या? राजवेंद्र ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। चंदा को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर दुखी। उसने हनीमून के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे मनोहर जी की टेंशन हो रही थी। वो उन्हें छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर ही राजवेंद्र उसके दिल का हाल जान सकता था। उसने बड़े ही प्यार से चंदा के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, उनके लिए मैं अलग से एक दासी रखूँगा जो 24 घंटे उनके साथ रहेगी। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें बाबा की बहुत फिक्र है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो सारे पल जीना चाहता हूँ चंदा, जो मैंने कभी सोचे थे। और अगर मैंने अभी ये सारे पल तुम्हारे साथ नहीं जिए तो फिर पता नहीं कभी मौका मिलेगा। काम धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, इसलिए आगे चलकर तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलने वाली, इसलिए प्लीज़ मना मत करना। चंदा उसकी बात सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप राजवेंद्र के सीने से लग गई। लेकिन अगले ही पल वो उससे अलग होने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो तुरंत बोली, माफ़ कर दीजिए राजा साहब। राजवेंद्र हंसा और फिर खुद से उसके करीब होकर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हारे राजा साहब तुम पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते, जल्दी से नहाकर बाहर आओ। दोपहर के तकरीबन 2 बजे चंदा किचन में आई। हालांकि उसके बदन में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था और राजवेंद्र ने तो उसे बोला था कि वो अब कुछ वक्त आराम करे, वो खाना कमरे में ही मंगवा लेगा। लेकिन चंदा ने जिद की, वो उन दोनों का खाना खुद किचन में लेने जाएगी। बेशक से वो एक दासी के हाथ से ही खाना रूम में लेकर आएगी, लेकिन पहले तो वो खुद ही किचन में जाएगी। उसने जिद की तो राजवेंद्र ने भी उसे नहीं रोका। वो किचन में आई और उसने एक दासी की मदद से सारा खाना ट्रे में लगवाया और फिर अपने कमरे में वापस आ गई, जहाँ राजवेंद्र पहले ही सोफे पर बैठा था, क्योंकि उसे खुद भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। टेबल पर वो सारा खाना लगाने के बाद वो दासी वहाँ से जा चुकी थी और अब वहाँ पर सिर्फ राजवेंद्र और चंदा थे। राजवेंद्र ने चंदा को अपनी गोद में बिठाया। चंदा तुरंत बोली, आप आराम से खाना खा लीजिए ना राजा साहब, मैं नीचे सोफे पर बैठकर खुद से खा लूँगी। राजवेंद्र ने निवाला बनाकर उसके होठों की तरफ बढ़ाया और बोला, लेकिन मेरा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाने का मन कर रहा है चंदा। उसकी बात पर अब चंदा क्या ही कहती, वो तो बस खामोश हो गई थी। अब राजवेंद्र उसे भी खाना खिला रहा था और खुद भी खाना खा रहा था। चंदा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। कहाँ एक वक्त था जब वो अपने राजा साहब की दासी थी, और कहाँ आज उसके राजा साहब बिल्कुल उसे रानियों की तरह रख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जेल में ममता जी सलाखों के पीछे थी और तभी एक जेलर वहां पर आई और उनके सेल का ताला खोलते हुए बोली, तुमसे कोई मिलने आया है। ममता जी भी हैरान रह गई कि आखिर उनसे मिलने कौन ही आएगा, लेकिन फिलहाल वो अपनी जगह से उठी और उस जेलर के साथ बाहर की तरफ आई तो वो जेलर उन्हें एक कमरे में लेकर आई, जहाँ पर एक लड़की उनका इंतज़ार कर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, तन्वी थी। तन्वी को अपने सामने देखकर ममता जी थोड़ी चौंक गई थी। वो हैरानी से बोली, तुम यहाँ पर? तन्वी आगे की तरफ आई और बोली,
आप तो मेरे कोई काम नहीं आई, लेकिन मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। आपको इस जेल में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए सोचा क्यों ना थोड़ी आप पर मेहरबानी कर दूँ, आपको इस जेल से बाहर निकलवा दूँ। ममता जी अब हंसने लगी। उन्हें हंसते हुए देख तन्वी की आईब्रो ऊपर की तरफ बढ़ गई। ममता जी अब हंसते हंसते रुकी और बोली, बदले में क्या चाहती हो? तन्वी अब तिरछा मुस्कुराई और बोली, कुछ ज़्यादा नहीं, बस उस चंदा की जान। ममता जी अब व्यंग से हंसी और बोली, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी? उन लोगों ने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया, मुझे जेल में डाल दिया। ना मेरे पास पैसा है और ना ही कोई पावर। मैं भला उस चंदा को कैसे ही नुकसान पहुंचाऊंगी? तन्वी अब उसके बिल्कुल करीब आई और उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, एक घायल माँ अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है बड़ी रानी साहिबा। बस एक बार मन बना लीजिए, उसके बाद वो चंदा तो क्या, अगर आप अपनी पर आ जाए तो पूरे महल को बर्बाद करके रख सकती हैं। उसके कहने पर अब जैसे ममता जी के अंदर भी हिम्मत आ गई थी। तन्वी अब कुछ सोचते हुए बोली, मैं सामने से तो आपको इस जेल से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी, लेकिन हाँ, आपकी यहाँ से भागने में मदद कर सकती हूँ। उसके बाद आपको किसी तरह महल में जाना है और उस चंदा की जान लेनी है, और वैसे भी महल में जाना आपके लिए कहाँ मुश्किल होगा। आप तो बहुत सारे दांव पेच जानती हैं और वहाँ कुछ लोग भी हैं आपके जो आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे मीना। मीना का नाम सुनकर ही ममता जी के चेहरे पर सातिर एक्सप्रेशंस आ गए थे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें आगे क्या करना है। वो तुरंत बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस तुम किसी तरह मुझे इस जेल से बाहर निकलवा दो। तन्वी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, बस आज की रात आप किसी तरह यहाँ पर काट लीजिए, कल की सुबह आपकी इस जेल की चारदीवारी में नहीं बल्कि खुले आसमान में होगी। उसकी बात पर ममता जी भी अब मुस्कुरा रही थी। तन्वी उनसे मिलने के बाद वहाँ से चली गई। उसे चंदा को खत्म करना था, क्योंकि चंदा की वजह से राजवेंद्र उसके हाथों से निकल गया था। राजवेंद्र अगर उसके साथ शादी कर लेता तो वो पूरी जिंदगी सिसोदिया महल में राज करती और उसके डैड और भाई का जो बिजनेस डूब रहा था उसे भी पूरा सहारा मिलता, लेकिन चंदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। ऐसे में वो चंदा को भला कैसे ही छोड़ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ राजवेंद्र खाना खाने के बाद चंदा की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम और कहीं नहीं जाओगी और ना ही कोई काम करोगी, तुम बस आराम करोगी चंदा। खबरदार, अगर मैंने तुम्हें कहीं बाहर जाते हुए देखा या फिर कुछ काम करते हुए देखा। चंदा झट से बोली, लेकिन अगर अभी आराम करूंगी तो रात को नींद नहीं आएगी राजा साहब। राजवेंद्र उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें रात को सोने दूंगा? अब तो तुम्हें जितना सोना है बस दिन में ही सोना चंदा, क्योंकि तुम्हारी रात तो बस मेरी है। उसकी बात पर चंदा उसकी तरफ देखती ही रह गई और राजवेंद्र ने अब उसे अपनी गोद में उठाया और खुद से बिस्तर पर ले आया। चंदा का दिल जोरों से धक धक कर रहा था और राजवेंद्र की बात सुनकर अब तो चंदा का दिल और भी ज़्यादा बेचैन हो उठा था। राजवेंद्र यूं ही उसके बालों को सहलाता रहा तो धीरे धीरे वो गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के बाद राजवेंद्र अपनी जगह से उठा और वापस सोफे पर आ गया, क्योंकि अब उसे अपना थोड़ा काम खत्म करना था। आज वो ऑफिस भी नहीं गया था और बहुत जल्दी वो चंदा को लेकर हनीमून पर जाने वाला था, तो वो अपना सारा काम निपटाना चाहता था। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखकर उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए थे। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और ओके बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस वक्त फ़िलहाल उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शाम के तकरीबन 5 बजे चंदा की आंखें खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर उठकर बैठी। उसने एक नज़र पूरे कमरे में देखा, लेकिन वहाँ पर राजवेंद्र नहीं था। वो पहले वॉशरूम में गई और फिर रूम से बाहर निकलकर सीधा मनोहर जी के कमरे में आई, ताकि देख सके कि वो ठीक है ना। मनोहर जी के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद अब वो वापस कमरे में आई और उसने राजवेंद्र को कॉल किया, लेकिन राजवेंद्र ने उसका कॉल रिसीव भी नहीं किया। चंदा को अब उसकी टेंशन होने लगी थी। तभी एक दासी ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। चंदा ने दरवाजे की तरफ देखा। वो जानती थी कि वो दासी रात के खाने के लिए ही पूछने आई होगी। चंदा उस दासी की तरफ देखते हुए बोली, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। उसकी बात सुनकर वो दासी वहाँ से चली गई। चंदा ने अब एक बार फिर से राजवेंद्र को कॉल किया,
लेकिन इस बार भी राजविंद्र ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब उसकी राजविंद्र के लिए टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखा जहाँ किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। चंदा को उस अननोन नंबर से कॉल उठाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिलहाल चंदा को राजविंद्र की बहुत टेंशन हो रही थी, तो यूं ही उसने वो कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसका दिल धक रह गया। चंदा ने जैसे ही फ़ोन पर सामने वाले की बात सुनी, उसकी हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकली और बाहर पार्किंग एरिया में आई जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। वो एक गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से बोली, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलिए। वो ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी में बैठ गया और अगले ही पल गाड़ी सिसोदिया महल से बाहर निकल गई। चंदा गाड़ी की बैक सीट पर बैठी थी और उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। इस वक्त उसे हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसे फ़ोन पर किसी ने कहा था कि राजविंद्र का एक्सीडेंट हो गया है और उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। राजविंद्र का एक्सीडेंट का सोचकर ही उसका दिल कांपने लगा था। तब करीबन 5 मिनट बाद ही चंदा ने नोटिस किया कि ड्राइवर उसे किसी और ही रास्ते पर ले जा रहा है। सिटी हॉस्पिटल का रास्ता वो भी जानती थी, वहीं पर तो मनोहर जी एडमिट थे, तो उसे महल से सिटी हॉस्पिटल का रास्ता बहुत अच्छी तरह से पता था। लेकिन वो ड्राइवर तो उसे बाहर की तरफ लेकर जा रहा था। वो जल्दी से बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो ड्राइवर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपनी गाड़ी चलाता रहा। चंदा अब गुस्से से बोली, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ लेकर चलिए, और अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना तो गाड़ी यहीं पर रोक दीजिए, मैं खुद से चली जाऊंगी। वो बोल रही थी, लेकिन ड्राइवर को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो यूं ही गाड़ी चलाता रहा और अब गाड़ी शहर से बाहर के रास्ते की तरफ आ गई थी। चंदा को अब डर लगने लगा था, क्योंकि अब तक रात के लगभग से 8 बज चुके थे। चंदा ने एक बार फिर से कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी ड्राइवर ने गाड़ी एक रिजॉर्ट के अंदर घुसा दी। चंदा हैरान रह गई। वो रिजॉर्ट बाहर से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अंदर से तो ना जाने वो कितना ही खूबसूरत होता, लेकिन फिलहाल चंदा को ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था। जैसे ही गाड़ी रुकी वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और फिर ड्राइवर की तरफ देखकर गुस्से से बोली, मैंने आपको गाड़ी सिटी हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहा था, यहाँ इस रिजॉर्ट में लाने के लिए नहीं कहा गया था। वो ड्राइवर अपना चेहरा हल्का सा झुकाकर बोला, माफ़ कर दीजिएगा रानी साहिबा, लेकिन राजा साहब का आदेश था कि आपको यहाँ पर लेकर आना है। चंदा शॉक्ड रह गई। वो जल्दी से बोली, राजा साहब का आदेश? इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही एक स्टॉप बॉय चंदा के पास आकर खड़ा हुआ और उसने अपने हाथों में पकड़ा रेड रोजेज का बुके चंदा की तरफ बढ़ाया और बोला, ये राजा साहब की तरफ से आपके लिए। चंदा हैरान रह गई। मतलब उसे जिस आदमी का फ़ोन आया था और जिसने उसे राजविंद्र के एक्सीडेंट के बारे में बताया, वो सब फेक था। राजविंद्र का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब उसकी नज़रें राजविंद्र को ढूंढ रही थी। वो स्टाफ बॉय चंदा की तरफ देखते हुए बोला, आप प्लीज़ पीछे की तरफ चलिए, वहाँ पर राजा साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चंदा के चेहरे पर अब मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन साथ ही साथ उसे राजविंद्र पर गुस्सा भी आ रहा था। भला ये कौन सा तरीका हुआ सरप्राइज़ देने का? यहाँ उसकी जान निकल गई थी ये सोच सोच कर कि कहीं उसके राजा साहब को कुछ हो ना जाए। वो अपने हाथों में बुके लेकर पीछे की तरफ आई, जहाँ पर खूबसूरत सी डेकोरेशन की गई थी। लाइव म्यूजिक चल रहा था जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा था, और एक टेबल पर राजविंद्र बैठा था जो अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। उसे भी चंदा का बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही चंदा की नज़र उस पर गई, उसका दिल भी ज़ोरों से धड़कने लगा और फिर अपने करीब चंदा के कदमों की आहट पाकर राजविंद्र के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और चंदा की तरफ देखने लगा। उसने अपना हाथ चंदा की तरफ फैलाया तो चंदा जल्दी से भागते हुए उसके पास आई और उसके सीने में सिमट गई। वो उसके सीने पर हल्का सा पंच मारते हुए बोली, ऐसे कौन करता है राजा साहब? भला कोई इस तरह से जान निकालता है क्या? राजविंद्र ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, अभी तो मैंने तुम्हारी जान निकाली ही नहीं चंदा, अभी तो जान निकालनी बाकी है। तुम्हारा साथ तो मुझे हर जगह खास लगता है चंदा, लेकिन कुछ लम्हे मुझे हम दोनों के लिए बेहद खास बनाने थे, तो सोचा
क्यों ना अपनी रानी साहिबा के लिए कुछ खास करो। चंदा ने अपना चेहरा उसकी तरफ उठाया और बोली, आप बहुत बुरे हैं राजा साहब। राजवेंद्र उसके चेहरे पर झुका और बोला, अच्छा, और तुम अपने इसी बुरे राजा साहब के लिए पागल हो। चंदा ने अपने लोअर लिप को अंदर की तरफ दबाया और बोली, आप सोच नहीं सकते मेरा क्या हाल हुआ था। राजवेंद्र चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोला, हाल तो तुम्हारा अब खराब होगा। चंदा के रोंगटे खड़े हो रहे थे। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले डिनर करें। चंदा ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। राजवेंद्र ने उसे सामने चेयर पर बिठाया और फिर खुद भी मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गया। वो बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से चंदा को देख रहा था तो चंदा को सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसने तो अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया था। तभी राजवेंद्र अपनी जगह से उठा और उसके करीब आकर नीचे घुटनों के बल बैठ गया। चंदा हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं राजा साहब, उठिए यहाँ से। आपकी जगह मेरे कदमों में नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें याद है चंदा, मैंने तुम्हें एक बार खूबसूरत सा पायलों का जोड़ा दिया था जो पहनकर तुम महल में घूमती थी तो पूरे महल में शोर गूंजता था। चंदा को बहुत अच्छी तरह से याद था कि राजवेंद्र ने उसे बहुत सारे घुंघरुओं वाली पायल दी थी, लेकिन जब राजवेंद्र लंदन से वापस आया था तो उसने वो पायल उसे वापस दे दी और फिर उसे जला दिया था। राजवेंद्र को भी वो चीज़ अच्छे से याद थी और फिर तभी उसने अपनी पॉकेट में से एक खूबसूरत सा पायलों का जोड़ा निकाला और फिर उन्हें चंदा की तरफ बढ़ाया। वो बिल्कुल वैसी ही पायल थी जैसी राजवेंद्र ने पहले उसे पहनाई थी, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा कीमती। वो पायल सोने की थी और उस पर कीमती नग जड़े हुए थे। राजवेंद्र ने अपना घुटना ऊपर की तरफ उठाया और फिर उस पर अपना हाथ रखा तो चंदा ने बड़ी ही अदा से अपने पैर को उसके घुटनों पर रखा और फिर राजवेंद्र उसके पैर में वो पायल पहनाने लगा। जैसे ही चंदा अपना पैर नीचे की तरफ करने लगी, राजवेंद्र ने उसे रोक दिया और फिर उसका दूसरा पैर अपने घुटनों पर रखने के लिए कहा तो चंदा ने अब अपना दूसरा पैर उसके घुटनों पर रख दिया। राजवेंद्र ने उस पैर में भी उसे पायल पहनाई और फिर उसकी दोनों पायलों को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। चंदा के दोनों पैर अभी भी राजवेंद्र के घुटने पर थे और अब राजवेंद्र ने अपना चेहरा झुकाकर उसके दोनों पैरों को चूम लिया। चंदा तुरंत बोली, ये क्या कर रहे हैं आप राजा साहब, आप मेरे पैरों को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, यहाँ तो आप मेरे पैरों को चूम रहे हैं। आपको पता है इससे मैं पाप की भागीदार बन जाऊंगी। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लड़कियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है चंदा, और तुम तो अर्धांगिनी हो मेरी, मतलब मेरी लक्ष्मी, और अगर मैं अपनी लक्ष्मी के पैरों को छू रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है। उसकी बात पर चंदा की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई और अब राजवेंद्र ने एक बार फिर से उसके पैरों को चूम लिया था। राजा था वो और चंदा एक वक्त पर दासी, लेकिन आज उन दोनों के बीच सारे फर्क मिट गए थे। वो बस पति पत्नी थे, ना कोई राजा ना कोई दासी। चंदा का मन कर रहा था कि अपने राजा साहब की बाहों में सिमट जाए, लेकिन फिलहाल उसने खुद पर कंट्रोल किया और राजवेंद्र ने भी अब उसके दोनों पैरों को नीचे ज़मीन पर बड़े ही प्यार से रख दिया। अब वो एक बार फिर से उसके सामने बैठा। वेटर ने तुरंत उन दोनों को डिनर सर्व करना शुरू किया। राजवेंद्र अपने हाथों से चंदा को खाना खिला रहा था और चंदा बस मुस्कुराए जा रही थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतना स्पेशल फील करवाया जाएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट में उन दोनों का डिनर खत्म हुआ और चंदा अब राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, अब वापस महल चलें। राजवेंद्र ने उसकी बात सुनी। वो मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह से उठा और अगले ही पल उसने अपना हाथ चंदा की तरफ बढ़ाया। चंदा ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर राजवेंद्र उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ा। वो म्यूजिक जो साइड में चल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा सोलफुल था। कुछ लिरिक्स नहीं थे, बस सिंपल म्यूजिक जिस पर अब राजवेंद्र चंदा के साथ अपने कदमों से कदम मिला रहा था। तकरीबन 2-3 मिनट राजवेंद्र यूं ही चंदा को अपनी बाहों में लेकर हल्का हल्का डांस कर रहा था और अब उसने चंदा को अपनी गोद में उठा लिया। चंदा ने भी अपनी बाहों को राजवेंद्र की गर्दन पर कस दिया था और अब राजवेंद्र उसे लेकर रिजॉर्ट के अंदर की तरफ चला गया था। चंदा हैरानी से बोली, हम अंदर क्यों जा रहे हैं राजा साहब, हमें तो महल चलना चाहिए ना।
राजवेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही उसे लेकर अंदर की तरफ आया और फिर वहां बने एक लग्जीरियस रूम में ले गया। जैसे ही वो चंदा को लेकर रूम में एंटर हुआ, चंदा की तो जैसे सांसें ही एक पल के लिए थम गई। वो रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, हालांकि महल भी कम खूबसूरत नहीं था, लेकिन महल थोड़ा पुराने स्टाइल का बना हुआ था। बेहद बेशकीमती चीज़ों का इस्तेमाल महल को सजाने में किया गया था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मॉडर्न था और बहुत ज़्यादा एंटीक और यूनिक भी था। राजवेंद्र ने अब चंदा को बिस्तर पर लिटाया और फिर उसे इंटेंस नज़रों से देखने लगा। चंदा धीमी सी आवाज़ में बोली, क्या आज की रात हम यहीं पर? राजवेंद्र बस मुस्कुराया और अगले ही पल उसने अपने शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। अब तो चंदा खुद में सिमटने लगी थी। उसने अपने हाथ बेड सीट पर कस दिए थे। राजवेंद्र ने अपनी शर्ट को उतार कर साइड में फेंक दिया था और वो चंदा पर झुकने लगा था। चंदा भी बिस्तर पर पीछे की तरफ होने लगी और फिर राजवेंद्र ने वहां साइड में रखी हुई गुलाब की पंखुड़ियां अपने हाथ में ली और चंदा के चेहरे पर गिराने लगा। चंदा ने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। उन गुलाब की पंखुड़ियों से उसे गुदगुदी हो रही थी और अब राजवेंद्र ने उसके माथे को चूम लिया और अचानक उसके आंखों में आंसू आ गया और उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी लाल और आंसुओं भरी हुई आंखें देखकर चंदा तड़प उठी। क्या हुआ राजा साहब? राजवेंद्र उसके बगल में लेट गया। चंदा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आता, लेकिन मुझे पता था राजवेंद्र सिसोदिया की ज़िंदगी में अगर कोई होगी औरत तो वो सिर्फ और सिर्फ चंदा होगी। शायद इसलिए मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाया, लेकिन तुमने मेरे प्यार को जो नाम दिया वो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चंदा ने उसके लबों को चूम लिया और फिर बारी बारी उसके आंखों के आंसुओं को भी। प्लीज़ राजा साहब, उस एक बात को भुला दीजिए। आइंदा से आपके चंदा की तरफ से कभी भी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। शायद हालात ही उस समय ऐसे थे कि मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई। चंदा ने तुरंत अपने सर राजवेंद्र के सीने पर रख दिए और दोनों हाथ राजवेंद्र की पीठ पर कस दिए थे। राजवेंद्र एक गहरी सांस ली और चंदा के चेहरे को ऊपर उठाते हुए हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। उसने चंदा को तब से देखा था जब चंदा 4 साल की बच्ची थी। चंदा का पूरा शरीर उसके सामने बना था और जब वो लगभग से 16-17 साल का था तब से ही वो चंदा के लिए उसके दिल में एहसास आने लगे थे। तब से लेकर अब तक, जब तक वो 25 साल से भी ऊपर का हो गया था, वही जानता था कि उसने चंदा के लिए कैसे खुद को संभाल कर रखा था। उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर चंदा ने एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता चंदा कि तुम खुद से मुझ पर अपना प्यार लुटाओ? तुम जानती हो ना मेरे दिल की हसरतें, कैसे हमेशा से ही मैं तुम्हें प्यार करने के लिए तड़पता आया हूँ। चंदा ने उसकी बात सुनी और उसे वो सारे पल याद आने लगे थे जब जब उसने राजवेंद्र की नज़रों को खुद पर महसूस किया था। तब वो भी तो बेहद छोटी थी, लेकिन राजवेंद्र के एहसास को समझती थी। पर राजवेंद्र ने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, हालांकि अगर वो करता तो शायद चंदा रोक नहीं पाती उसे और ना ही खुद को। लेकिन ना कभी राजवेंद्र ने अपनी लिमिट क्रॉस की और ना ही कभी चंदा ने उससे कोई शिकायत की। राजवेंद्र अब उसके बगल में लेटा और बोला, अगर मैं कहूँ चंदा कि आज मैं तुम्हें नहीं तुम मुझे प्यार करोगी तो? चंदा ने उसकी बात सुनी और फिर करवट लेकर उसकी तरफ घूम गई। वो अब बेहद प्यार भरी नज़रों से राजवेंद्र की तरफ देख रही थी और राजवेंद्र की आंखों में भी उसके लिए तड़प साफ नजर आ रही थी। बेशक से ही आज सुबह उसने चंदा को जी भरकर प्यार किया था, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भरा था और शायद ये मन कभी भरने भी वाला नहीं था। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत तड़पे थे, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे का एहसास पाने के लिए। चंदा अब हल्का सा ऊपर की तरफ उठी और अगले ही पल राजवेंद्र के होठों को लॉक कर दिया। राजवेंद्र तो उसकी ज़िंदगी था। चंदा के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। एक दासी को उसने अपनी दुनिया बनाया था और अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। वो राजवेंद्र की कोई भी हसरत अधूरी कैसे रहने दे सकती थी। सुबह का वक्त तकरीबन 10 बजे। चंदा और राजवेंद्र दोनों बिस्तर पर एक दूसरों की बाहों में सिमटे हुए सोए थे। अब चंदा की आंखें खुली और अंगड़ाई लेते हुए वो बिस्तर पर उठकर बैठी। उसने पलटकर राजवेंद्र की तरफ देखा। राजवेंद्र गहरी नींद में सोया हुआ था। चंदा को मन तो नहीं कर रहा था उसे उठाने का,
लेकिन राजमहल जाना भी ज़रूरी था। मनोहर जी को भी देखना था और महल की बाकी जिम्मेदारियां भी उन दोनों को पूरी करनी थी, तो ज़्यादा वक्त वो वहाँ पर नहीं बिता सकते थे। उसने राजवेंद्र के चेहरे पर झुककर उसके गाल पर बड़ी ही प्यार से अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग राजा साहब। राजवेंद्र ने अपनी आंखें खोली और प्यार और हसरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग रानी साहिबा। चंदा ने उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया और बोली, उठ जाइए, अब हमें महल वापस जाना है। वहाँ जाकर बेशक से आप आराम कर लीजिएगा। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो आराम कर लूँगा, लेकिन तुम्हारा क्या, महल जाकर आराम करना तो दूर की बात, तुम तो यहीं आराम नहीं कर रही हो। मुश्किल से 2.5-3 घंटे सोए हैं हम, इतने में तुम्हारी नींद पूरी भी हो गई और तुम उठकर भी बैठ गई। चंदा हंसी और बोली, जब आपका प्यार मुझे बेशुमार मिल रहा है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही राजा साहब, इसलिए मेरी नींद की फिक्र आप मत कीजिए, आप बस जल्दी से तैयार हो जाइए। ये बोलकर उसने राजवेंद्र के चेहरे को झुककर उसके माथे को चूम लिया और फिर बिस्तर से उठने लगी। राजवेंद्र ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, आज और यहीं रुक जाते हैं ना चंदा। चंदा राजवेंद्र को घूरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, महल में बाबा अकेले हैं, अब यहाँ और रुकना नहीं है। राजवेंद्र बोला, ये एक प्रेमिका का आदेश है या फिर बीबी की गुजारिश। चंदा मुस्कुराते हुए बोली, दोनों नहीं है, प्रेमिका तो हमेशा अपने प्रेमी के आगोश में सिमटना चाहती है और बीबी भी कहाँ अपने पति के प्यार से दूर रहना चाहती है। ये तो बस एक बहू की फिक्र है अपने बाबा के लिए। राजवेंद्र उसकी बात सुनकर निशब्द रह गया था। शाम के तकरीबन 5 बजे उसकी गाड़ी अब महल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। फिलहाल चंदा का बदन दर्द कर रहा था, लेकिन उसे दर्द से ज़्यादा फिलहाल खुशी महसूस हो रही थी कि उसके और उसके राजा साहब के बीच वो सारे हक और अधिकार एक दूसरे के साथ हैं जो उसने कभी ख्वाबों में सोचा था, और उससे भी ज़्यादा बेहतर। राजवेंद्र का प्यार उसके चेहरे पर ही अपना असर दिखा रहा था। जहाँ चंदा का चेहरा पहले थोड़ा मायूस लगता था, अब उसका चेहरा एकदम खिला खिला था, जैसे कोई गुलाब का फूल खिला हो। वो गाड़ी से बाहर निकली और फिर सीधा अंदर की तरफ चली गई। राजवेंद्र, जो अभी तक गाड़ी में ही बैठा था, वो उसकी तरफ देखता ही रह गया। चंदा की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ देगी। राजवेंद्र हंसते हुए बोला, डर से तो तुम ऐसे भागी जैसे मैं अब यहाँ लाकर भी कहीं तुम्हें वापस ना ले जाऊँ। ये बोलते हुए उसकी हंसी और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मीना महल के अंदर थी और उसके सामने ही एक औरत खड़ी थी जिसने अपना घूंघट उसके चेहरे से नीचे तक किया हुआ था और वो हल्का सा झुकी हुई थी, जैसे उसकी कमर में कोई प्रॉब्लम हो। तभी एक दासी ने आकर मीना को बताया कि रानी साहिबा वापस महल में लौट चुकी हैं। मीना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो वो दासी वहाँ से चली गई। मीना ने ही उसे काम पर लगाया था कि जब भी चंदा महल में लौटे तो वो उसे बता दे। मीना अब अपने सामने खड़ी औरत की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम रानी साहिबा से मिलने के लिए तैयार हो? सामने वाली औरत ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ चंदा कमरे में आ गई थी। इस वक्त उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, खूबसूरत सी, बाल कर्ली किए हुए थे और हाथों और गलों में कीमती और खूबसूरत ज्वेलरी पहनी हुई थी। अपने कमरे में जाकर वो पहले बेड पर बैठी और साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर उसे पीते हुए बोली, शुक्र है मैं महल में वापस तो आई, वरना ऐसा तो लग रहा था जैसे राजा साहब तो मुझे अब वापस महल लाएंगे ही नहीं। अब तो राजा साहब हद से ज़्यादा बिगड़ने लगे हैं। तभी राजवेंद्र अंदर आते हुए बोला, और इसी बिगड़ने में तो मज़ा है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुम मुझे सुधरने पर मजबूर नहीं कर सकती। उसकी बात पर चंदा उसे घूर कर देख रही थी। राजवेंद्र सामने कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। वो वहाँ पर एक फाइल लेने के लिए आया था। उसने वो फाइल ली और फिर रूम से बाहर निकलते हुए बोला, वैसे मैं सोच रहा था कि आज की रात भी हम कहीं बाहर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चंदा बोली, खबरदार, अगर आपने ऐसा सोचा भी तो राजा साहब, आप तो सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब मैं आपको सुधार भी पाऊंगी। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आज रात आप मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो फिर हनीमून का प्लान भूल जाइएगा,
क्योंकि फिर मैं आपके साथ हनीमून पर कहीं नहीं जाने वाली। राजवेंद्र उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम नहीं जाओगी? अपनी गोद में उठा कर ले जाऊंगा। और चंदा की क्या मजाल जो अपने राजा साहब की गोद से बाहर निकल जाए। उसकी बात पर चंदा अपनी मुस्कुराहट को रोक ही नहीं पाई। उसका चेहरा एकदम पिंक हो गया था और राजवेंद्र भी अब मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चला गया था। चंदा ने एक गहरी सांस ली और बोली, राजा साहब की छेड़खानियाँ तो यूं ही चलती रहेगी। पहले मैं जाकर बाबा को देख लूँ, वो ठीक तो है ना? ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और फिर सीधा मनोहर जी के कमरे में आ गई। मनोहर जी बिस्तर पर बैठे थे और जोरों से खांस रहे थे। चंदा जैसे ही अंदर की तरफ आई वो हैरान रह गई। वो तुरंत उनके पास आकर बोली, क्या हुआ बाबा, आप इतना ज़्यादा क्यों खांस रहे हैं? आपकी खांसी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या आपने अपनी खांसी की दवाई नहीं ली? ये बोलते हुए वो उनकी पीठ को सहला रही थी। मनोहर जी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोले, नहीं ली, क्योंकि आज वो दासी आई ही नहीं जिसे राजवेंद्र ने मेरा ध्यान रखने के लिए बोला हुआ है। और बाकी की दासियों को दवाइयों के बारे में पता नहीं, तो आज की दवाई मैं ले नहीं पाया। चंदा गुस्से से बोली, लेकिन दासी क्यों नहीं आई? मनोहर जी एक गहरी सांस लिए और बोले, अब तुम उस पर नाराज मत होना। वो क्या है कि उसके बेटे की तबीयत खराब है तो उसे अपने बेटे का ख्याल रखना होता है, इसलिए उसने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है। चंदा नाराजगी से बोली, लेकिन कम से कम उसे राजा साहब को बताना तो चाहिए था ना। मुझे नहीं लगता राजा साहब को इन सब बातों के बारे में पता है। अगर उन्हें पता होता तो वो अब तक आपके लिए दूसरी दासी का इंतज़ाम कर चुके होते। अभी वो बोल ही रही थी कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। चंदा ने सामने की तरफ नज़र उठाकर देखा जहाँ मीना खड़ी थी और उसके साथ दूसरी औरत भी थी। मीना चंदा की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है रानी साहिबा। चंदा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, बस 2 मिनट, पहले मैं बाबा को दवाइयाँ दे दूँ। ये बोलकर उसने खुद से दवाई उठाई और मनोहर जी को देने लगी। तकरीबन 1-1.5 मिनट बाद ही वो रूम से बाहर आई जहाँ मीना उस औरत के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। मीना अपना सर झुकाकर बोली, वो मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी थी रानी साहिबा। ये मेरी एक जानकार है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही इसके बच्चों ने इसे घर से निकाल दिया है। अब ये बिल्कुल बेसहारा है, इसे काम की तलाश थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप इसे काम दे देती तो आपकी बहुत मेहरबानी हो जाती। चंदा ने तरस भरी नज़रों से उस औरत की तरफ देखा और फिर पूछा, पर इसका नाम क्या है? वो औरत अटक अटक कर बोली, मेरा मेरा नाम मेघा है। मेघा की आवाज़ सुनकर चंदा को कुछ अजीब लगा, जैसे ये आवाज़ जानी पहचानी हो। आपको क्या लगता है ये औरत कौन होगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी।